आज आपको हम बताएंगे कैसे लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जीतने वाली समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान गैंगरेप में फंसा, वो जेल में बंद है। मोहित खान के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद इल्जामों में घिर गए। पुलिस अजीत को तलाश कर रही है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो चुका है और सांसद के बेटे पर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगने के बाद बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। अखिलेश यादव अब तक अयोध्या के अजीत कांड पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूरी फौज उन्हें बचाने में जुट गई है। हम आपको बताते हैं कि कैसे सांसद के बेटे का अयोध्या कांड सामने आया और ये कांड है क्या जिस पर बेहिसाब सियासत शुरू हो चुकी है। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। ये अयोध्या के हैं अवधेश जी। लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। पीडीए मॉडल का प्रतीक बनाते बनाते जिस अवधेश प्रसाद को प्रतिष्ठा के प्रत्यय से महानता का पर्याय बना दिया था अखिलेश यादव ने, फैजाबाद में नई सियासी लकीर खींचने वाले जिस सांसद को संसद में आदर की अति पर बिठा दिया गया था समाजवादी पार्टी की चीफ की तरफ से, अखिलेश ने जिसे अयोध्या का राजा तक घोषित कर दिया था, अवधेश प्रसाद के जिस सुपुत्र को राजनीति में वंशवाद के समाजवादी वट वृक्ष तले नई छांव देने की तैयारी में अखिलेश हैं, वो सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद पर नए अयोध्या कांड का आरोप लगा है और अखिलेश यादव मौन से हैं। पहले मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है, अवधेश प्रसाद का करीबी है, उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा। समाजवादी पार्टी की बड़ी फजीहत अयोध्या में हुई और अब सवालों के घेरे में निशाने पर अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर से विधानसभा उम्मीदवार अजीत प्रसाद आ गए हैं। सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है, जिसकी वजह से अजीत प्रसाद चुनावी राजनीति में एंट्री से पहले ही विवादों में ऐसे घिरे हैं जिसका असर लखनऊ तक है। असल में यह पूरा मामला एक जमीन और उसके कमीशन से जुड़ा हुआ है। अजीत पर आरोप लगाने वाला रवि तिवारी प्रॉपर्टी डीलर है। रवि का आरोप है कि उसने एक जमीन की खरीद बिक्री करवाई थी। इसी को लेकर अजीत प्रसाद से उसका विवाद हुआ। रवि तिवारी ने एक जमीन की मध्यस्थता की थी और उस मध्यस्थता में उसे 1 लाख रुपए दिए जाने थे। अजीत प्रसाद ने उसे एक चेक दिया था। चेक जब उसने कैश कराया 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन बाद में अजीत प्रसाद उन 1 लाख रुपए को अपना बताकर उससे लगातार मांग रहे थे। लेकिन चूंकि पैसा रवि तिवारी का था, तो ऐसे में उसने कहा कि मैं अपने पैसे क्यों वापस करूं। विवाद लगातार ये बढ़ता गया और नौबत यहां तक आ गई कि 2 दिन पहले अजीत प्रसाद ने सरेआम रवि तिवारी को उठाया, जैसा कि रवि तिवारी का कहना है, और उसे अगवा करने की कोशिश की। रवि तिवारी ने जो थाने में शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक वो 21 सितंबर को स्टेट बैंक सिविल लाइन के पास खड़ा था। इस दौरान दोपहर करीब 2:45 पर कई गाड़ियों के काफिले के साथ अजीत प्रसाद वहां पहुंच गए। लोगों ने जबरदस्ती घसीटकर उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद अजीत ने उसके सिर पर पिस्टल लगा दी। आरोपियों ने इसके बाद 1 लाख रुपए का चेक लौटाने का वीडियो बना लिया। रवि तिवारी का आरोप है कि उसकी पिटाई करते हुए गाड़ी से रिकाबगंज की तरफ ले गए। कमोबेश उसी वक्त की एक सीसीटीवी तस्वीर दिखी है जिसमें अजीत का काफिला जाते हुए दिखाई दे रहा है। लिहाजा शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया
कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। आरोपों के चक्रव्यूह में घिरे अजीत प्रसाद खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो इसे बीजेपी की खाटी राजनीति की नई कड़ी करार दे रहे हैं। तब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने रवि तिवारी से बात करने की कोशिश की, जिसने अजीत प्रसाद पर संगीन आरोप लगाए हैं। हमारी टीम रवि तिवारी के घर तक पहुंची। जिस व्यक्ति ने अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज कराया है, उसके परिवार के लोगों के साथ में मौजूद हूँ। ये लोग डरे हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो भी घर पर मौजूद नहीं है। माता जी, सांसद जी कह रहे हैं कि आपके बेटे ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो गलत है, बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं उनके बेटे को। आपको लगता है कि ये फंसाने का हिस्सा है? क्योंकि आपको तो बेटे ने बताया होगा जो मारपीट हुई है। देखिए, परिवार के लोग डरे हुए हैं तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी का परिवार फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन राजनीति बेहिसाब बोल रही है। जिस अयोध्या और अवधेश प्रसाद के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार प्रहार कर रहे थे, वो अब फिर से विवादों के केंद्र में खड़े हैं। तो बीजेपी आक्रामक है। योगी के मंत्री अखिलेश यादव को लक्षित कर शब्द बाणों की बौछार कर रहे हैं। जनता ने इस अयोध्या से कैसे गलत लोगों को चुन करके भेजा है कि उनके पुत्र इस तरीके की हरकतों में संलग्न हैं। उनके सहयोगी महिलाओं के साथ दुराचार, बालिकाओं के साथ दुराचार में संलग्न हैं। जैसे ही बीजेपी आक्रामक हुई, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं की पूरी फौज उतर आई अवधेश प्रसाद एंड फैमिली के बचाव में। सबसे पहले खुद फैजाबाद के सांसद ने सफाई दी, बेटे को बेदाग बताते हुए बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। ये जो कहानी है सब मनगढ़ंत है। गाड़ी पे हमारा लड़का है और चुनाव में प्रचार में लगा है तो गाड़ी तो जावे करेगा भैया। ठीक है, का तांगब जाएगा? बिल्कुल सही है। तांगब जाएगा का? तो इसलिए पुलिस पूरी तरह से दबाव में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में काम कर रही है। पुलिस को भी जानकारी है कि मामला पूरी तरह से फर्जी है, किसी तरह का इसमें सत्यता नहीं है। ये मामला सिर्फ इसलिए सियासी नहीं है क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे का मसला है, इसलिए भी है क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने वाले हैं। यहां से पहले अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे, लिहाजा अखिलेश यादव इस बार उनके बेटे यानी अजीत प्रसाद को टिकट देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अजीत के भविष्य की जीत से बीजेपी के थिंक टैंक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जिसको माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत से मुल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है, हजारों कार्यकर्ताओं की राय मशविरा से सर्वसम्मत से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान सबने मन बना लिया है। मुकदमा फर्जी प्रत्याशी पे लिख सकते हैं, कुछ नेताओं पर लिख सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन जो सम्मानित मतदाता हैं उनको कैसे जेल भेजोगे? असली इलाज वही करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस आक्रामकता के जवाब में बीजेपी समाजवादी पार्टी के कथित गुंडागर्दी की पूरी लिस्ट लेकर बैठी हुई है। आरोप है कि इसी अयोध्या में अवधेश प्रसाद के ही लेफ्टिनेंट मोहिद खान पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। नाबालिग से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मोहिद खान जेल में बंद है। आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अयोध्या की पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। मोहिद खान के बचाव को लेकर भी अवधेश प्रसाद या कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी सवालों में रही। इस बीच फैजाबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर कन्नौज में एक और शख्स कमोबेश ऐसे ही आरोप में घिरा, जो कभी अखिलेश और डिंपल का करीबी हुआ करता था। नवाब सिंह यादव भी नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर 16 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। अब उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की भी तैयारी है। इन तमाम नेताओं का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ अक्सर समाजवादी पार्टी पर चोट करते रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया है।
ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया। हालांकि अखिलेश यादव या कहिए कि पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार की निष्ठा पर ही सवाल उठा रही है। जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है, पीडीए को इरादतन फंसाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब जब अवधेश प्रसाद के पुत्र ही सवालों में हैं, तो बीजेपी कहीं और ज्यादा आक्रामक है। पहले रोनाही थाने के पास भी किसी पासी की जमीन वो कब्जा करने के लिए गए थे, जहां महिलाओं ने उनको वहां से दौड़ाया था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जमीन के कब्जे का धंधा उन्होंने काफ़ी तेजी से किया था। तो ये संभव है कि इस मामले में जब अभी लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते हैं तो उनका मनोबल काफ़ी इस मामले में बढ़ा है और फिर से वो जो खुराफात करते थे वो खुराफातें कर रहे हैं। जाहिर है कि उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी को नया सियासी हथियार मिल चुका है और इसी के जरिए वो न सिर्फ अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद बल्कि सीधे अखिलेश यादव को टारगेट कर रही है। बीजेपी उस जड़ पर चोट कर रही है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाला दर्द मिला था। दूसरी ओर सांसद के बेटे और भविष्य के विधायक कैंडिडेट पर संगीन आरोप से समाजवादी पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है और इसने अयोध्या या कहिए कि यूपी की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इधर जून के महीने में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो हरियाणा में बीजेपी से बराबरी की टक्कर ने कांग्रेस के हौसले बुलंद कर दिए। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के कैंपेन में बाजी मारती भी दिख रही थी कि अचानक से यहां के हालात अब बदलते दिख रहे हैं, जज्बात बदलते दिख रहे हैं। वजह भी कांग्रेस ने ही दे दी है। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा के मसले को बीजेपी ने झट से लपक लिया। क्या कांग्रेस में खेला हो गया है? देखिए सवाल पब्लिक का की स्पेशल दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर की तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन जब हरियाणा की वोटिंग में 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, तब कांग्रेस की दलित चेहरा कुमारी सैलजा के कथित अपमान को बीजेपी ने ऐसी हवा दे दी है कि खुद सैलजा सफाई पर सफाई दे रही हैं। क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस है, बीजेपी है और आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। कुमारी सैलजा ने तो सफाई दे दी, बीजेपी से संपर्कों की अटकलें खत्म करने की कोशिश की, खुद को कांग्रेस का सिपाही घोषित किया। लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा का ये बुलबुला इतना बड़ा है कि ना फूटे तो कांग्रेस को खतरा, फूट जाए तो कांग्रेस को खतरा। एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। आ रही है कांग्रेस, जा रही है बीजेपी का सुर हरियाणा को सुना रहे हैं। तो दूसरी ओर कुमारी सैलजा का पिछले हफ्ते अचानक चुनाव प्रचार से ब्रेक ले लेना हर किसी को हैरान कर गया। यहां तक कि 18 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हरियाणा के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, तब भी कुमारी सैलजा नदारद थीं।
18 सितंबर को कांग्रेस की 7 गारंटियां गिनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दिल्ली आए, लेकिन सैलजा नहीं आई। कांग्रेस कुमारी सैलजा की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करती, उससे पहले बीजेपी एक्शन में आ गई। कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल बटन दबता तो उससे पहले कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर आ गया। हालात ऐसे हो गए कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि बीजेपी अपना घर संभाले, कांग्रेस खुद का देख लेगी। हमारा पार्टी क्या करना, कैसा करना कांग्रेस जानती है, वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? हाँ? देखो अपना घर मैं पहले बोला, अपना घर पहले संभालने दो, और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी, वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी। इस बयान के अगले दिन यानी रविवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुमारी सैलजा को बुलाकर उनकी पूरी बातें सुनी, लेकिन कांग्रेस की इस खटपट को बीजेपी अभी भी खत्म हुआ नहीं मान रही है। अगर सोमवार को अमित शाह ने रैली में दलित फैक्टर के नाम पर सैलजा का घाव कुरेदा, तो रविवार को केंद्रीय मंत्री और लगभग 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर साफ साफ संकेत दे रहे थे कि सैलजा के लिए बीजेपी का दरवाजा अभी खुला हुआ है। है कि भी कुमारी सैलजा कब भाजपा ज्वाइन कर रही है? देखिए, ये तो सैलजा से पूछना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके जिस प्रकार से व्यवहार की बातें सुनी हैं, कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। कुमारी सैलजा को लेकर बीजेपी का ये सॉफ्ट कॉर्नर एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। कुमारी सैलजा एक और ऐसा दलित चेहरा है जिनकी पकड़ हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्रों में है, तो दूसरी ओर शुरू से इन्हें हरियाणा की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी कैंप का माना जाता रहा है। ये बात वो खुलकर स्वीकार भी करती हैं, लेकिन पानी सर के ऊपर क्यों गया, इसकी वजह जान लीजिए। दरअसल अब के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न सिर्फ कांग्रेस के कैंपेन में लीड करने की खुली छूट दी, बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के असहमत होने की वजह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को ठुकरा दिया। और तो और कुमारी सैलजा को पार्टी ने विधानसभा चुनाव का टिकट तक नहीं दिया, तो ये बात उन्हें बेहद नागवार गुजरी। इन्हीं हालातों में सामने आया कुमारी सैलजा का कांग्रेस के कैंपेन से बाइकआउट वाला दाव। कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ उम्मीदें थी और कई चीज़ों में निराशा तो हुई है। ये मैं ऐसे कैसे कह दूँ, आई एम ह्यूमन, तो निराशा जहाँ हुई वो हुई, लेकिन इन मुद्दों को पार्टी के अंदर हमने सही फोरम पर डिस्कस किया गया और किया जा रहा है। आपके समर्थित जो लोग थे या जो आपके साथ जुड़े हुए थे, वैसे लोगों 9 से 10 टिकटें आपके कहने पर दी गई। हालांकि जहां दी गई कहा जा रहा है कि वहां निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस के ही किसी नेता के इशारे पर लड़ाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें भी आप लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं? तो लीडरशिप को भी विश्लेषण करना पड़ेगा इन चीजों का। हरियाणा में 10 साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के कुछ महीनों पहले मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना इसी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की एक कोशिश थी। बिजली, सड़क, पानी के मुद्दों को भी जनता टटोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का 2 बार पहले भी शासन संभालने के बाद एंटी इनकम्बेंसी को पनपने नहीं देना या उसको पनपने से रोकने में तमाम युक्तियां लगाकर कामयाब हो जाना, ये सब बातें हैं। क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये है एक ड्राई फ्रूट की दुकान, इसमें तमाम तरह की, मुझे लगता है ये किराने की दुकान है। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं टाइम्स नाउ नवभारत से हूं और इलेक्शन का मूड टटोलने के लिए निकला हुआ हूं। क्या बयार बह रही है इस बार हरियाणा में? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ समझ में तो आता होगा। आप इतने बड़े खुद हैं, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, हर तरह के लोगों से आपकी बात होती होगी। मिला जुला रुख है जी, मिला जुला रुख है। ज्यादा क्या है, स्थानीय मुद्दे चल रहे हैं? मुद्दे क्या है जो लोगों के दिमाग में? मुद्दे तो वही आम मुद्दे है जी, सड़कों का, गलियों का, नालियों का, यही मुद्दे हैं। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया, रोडें बनवा दी और सब किया, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सामने देखिए रोड आपको ये टूटी हुई नहीं दिख रही है क्या?
तो ये दोनों ही तरह की बातें कुछ कह रहे हैं आप? रोड का कुछ कहा आपने मेरे कान? टूटा ही है, हर एक गली का रोड टूटा है सारा। रोड तो सारी जगह ही टूटे हुए हैं। तो रोड अगर सारी जगह टूटे हुए हैं तो फिर सारी जगह आप मतलब देश में सब जगह कह रहे हैं या हरियाणा में सब जगह कह रहे हैं? रिपेयर तो है, रिपेयर तो हुई नहीं, जो टूट गई तो रिपेयर नहीं हुई दोबारा उसकी। बीजेपी के रणनीतिकारों को शायद ये समझ आ गया कि हरियाणा में हैट्रिक लगानी है तो फिर कांग्रेस की फॉल्ट लाइन ढूंढनी पड़ेगी। कुमारी सैलजा की नाराजगी ने बीजेपी को एक सुनहरा मौका बैठे बिठाई दे दिया। इसीलिए जहां कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया गया, तो वहीं अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री काल के चैप्टर को चुनाव रैली में पढ़ दिया। दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कुमारी सैलजा के खुले विरोध और बीजेपी की हार्ड लाइन ने पिता पुत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को डिफेंसिव होने पर मजबूर किया है। वो तो भाजपा के आईटी सेल इस तरह के काम करते हैं, तो क्या वो सभी कांग्रेस नेता एकजुट हैं, एक मंच पे भी देखने को मिलेंगे, जब जरूरत होगी एकजुट भी हैं और सभी प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस की पद्धति है कि विधायक बनेंगे, उनसे ऑब्जर्वर पूछेंगे, उनका मत पूछेंगे और फिर हाईकमांड फैसला करेगा। हाईकमांड जो भी फैसला करेगा हमारे को सबको मंजूर होगा। वैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सामने पार्टी के भीतर सिर्फ कुमारी सैलजा की ही चुनौती नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के एक और दावेदार के तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला की ख्वाहिशें भी जग जाहिर हो चुकी हैं। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं और राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। अगर ये ना हो तो व्यक्ति जड़ हो जाएगा, पर महत्वाकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं हो सकती। साफ है कि भले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुमारी सैलजा की तरह आर पार की लड़ाई नहीं छेड़ी हो, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस सरकार की संभावनाएं बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह आसान नहीं होगी। ये तो सुरजेवाला के रुख से साफ है। इस बीच सोमवार को जब कुमारी सैलजा बीजेपी के ऑफर को सामने आकर ठुकरा रही थी, तब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ही कुमारी सैलजा की अगली रैली की तारीख घोषित की। सांसद व बड़ी बहन कुमारी सैलजा नरवाना में 26 तारीख को 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी व कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। कांग्रेस के लिए दोबारा प्रचार करने की बात कुमारी सैलजा ने भी कंफर्म कर दी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप मिली, क्या अब आप आश्वस्त हैं? चुनावी मैदान में अब सैलजा दिखेंगी, उसी तरह से प्रचार करती हुई दिखेंगी? दोनों अलग चीजें हैं। मेरा उनसे मिलना, जो वहाँ अंदर की डिस्कशन, वो अलग चीज है। चुनाव प्रचार अलग चीज है। चुनाव प्रचार पहले से ही हमारा प्लान था। कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के महत्वाकांक्षाओं ने कांग्रेस के हरियाणा कैंपेन को प्रभावित किया, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर बराबर की आग हरियाणा बीजेपी में भी लगी हुई है। नहीं, हाईकमांड चाहे तो हो भी सकता है। तो आप तो अपने स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं कि मेरा कंसिडरेशन होना चाहिए, मैं सबसे सीनियर। मैंने ये कहा है कि लोगों में ये प्रचार किया जाता था कि वो तो मानता ही नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि हाँ, अगर पार्टी बनाएगी तो मैं तैयार हूँ। वैसे मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है। हमारा पार्टी का संगठनात्मक सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। दिनेश जी, आपने पूछा है, कांग्रेस में परिवारवाद है। हरियाणा में मुख्यमंत्री के सवाल पर बीजेपी इतनी आश्वस्त दिखती है क्योंकि नरेंद्र मोदी का फैसला आखिरी और सर्वमान्य होता है। हरियाणा को लेकर बीजेपी नेतृत्व किसी दुविधा में भी नहीं है। बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का ऐलान किया जा चुका है। तो उधर कांग्रेस में कुमारी सैलजा भले अभी मान गई हों, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ी हैं। कुमारी सैलजा को लेकर कांग्रेस का संकट कैसा है,
इसे सिर्फ ऐसे समझें कि शैलजा की नाराजगी की अटकलों को झूठा बताने के लिए कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की, लेकिन सोशल मीडिया ने ही बता दिया कि वो तस्वीर 5 साल पुरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।